भी और अगर किसी साथी के कोई विचार ना हो तो हम लोग फिर इस कहानी से आगे बढ़ सकते हैं। जी, राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अर्पणा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ये कहानी जो सुनाई और मैंने पहली बार ये कहानी सुनी है। ये जो लास्ट में जब अली और महमूद, अ, जब अली उनको टच करता है, कुछ पूछता है, तो ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो उसने आँखें गीली कर दी एक्चुअली। और मैं ये देख सकता हूँ कि मतलब कहानी कैसे असर करती है हमारे ऊपर, सभी के ऊपर, और जो मानवीय संवेदनाएँ होती हैं, वो यूनिवर्सल होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं। तो बहुत ही जिस तरीके से कहानी बढ़ी और जिस तरीके से फिर इसको ये एंड तक गई, तो बहुत ही मार्मिक हालाँकि शुरू से ही थी, और ये भी समझ में आ रहा था कि जो ये हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, वो किस तरीके से उनका जीवन कैसे चलता है, और किस तरीके के गरीबी कहें या ये कहें कि किस तरीके के अभाव में जीते हैं। तो इस कहानी के ज़रिए ये तमाम चीज़ें भी आई हैं। तो काफ़ी असर किया इस कहानी ने। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही इमोशनल कहानी लगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आप ने ये कहानी सुनाई, और इसको, ऐसी कहानियाँ जितनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके नए ही कुछ आयाम, कुछ अर्थ निकलते हैं। तो अगर ये कहीं पढ़ने को भी मिलेगी तो ज़रूर पढ़ेंगे भी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाइस प्रेज़ेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अर्पणा जी, एक बार फिर से आपका इतनी मार्मिक कहानी साझा करने के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली कहानी जो है वो हिना जी की तरफ से है। तो ओवर टू हिना जी। थैंक यू सो मच विमल। मेरी कहानी आप लोग ऐसे देख रहे हैं। मेरी कहानी का नाम है चिड़िया उड़, जिसे लिखा है निधि सक्सेना ने, और इसके चित्र जो बनाए हैं वो तपुशी घोषाल ने बनाए हैं। और ये मैं पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद शायद हम इसके बारे में कुछ बातचीत करें। इसको छापा है तारा ट्रस्ट जुगनू प्रकाशन ने। उनके घर एक चिड़िया पैदा हुई, पर वे उसे लड़का समझे। नाम रखा अमोल, पर शायद दादी समझ गई थी। वो उसे प्यार से अमोली पुकारती। कभी कभी उसके बालों में रबड़ बैंड लगाकर खजूर की जैसी चोटी गूंद देती। पर चिड़िया को तो पता था कि वह एक चिड़िया है जिसे इंसानों ने पाल लिया है। एक रात पापा जब उसे सुला रहे थे तो उसने पूछ भिला, क्या आपने मुझे किसी घोंसले से उठाया था? नहीं, उठाया नहीं था, बल्कि तुम्हें घोंसले से गिरते हुए झेल लिया था। तुम्हारे वजन से घोंसला टूट गया था। तो आपने मुझे उड़ना क्यों नहीं सिखाया, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को सिखाती हैं? तुमने मुझे कभी उड़ते हुए देखा है? अमोल उन्हें याद दिलाना चाहता था कि वो तो चिड़िया है, पर बोला नहीं। अमोल मन ही मन उड़ता रहा। वह बाहर रहता तो चिड़ियाओं को उड़ते देखता, उनके पंखों को देखता, खुलते बंद होते, तितलियों को देखता, पेड़ों को हवाओं से हिलते देखता, पेड़ से बंधे बंधे पत्तों को उड़ते देखता, पेड़ से आजाद पत्तों को उड़ते देखता। पर वह चिड़िया था, जमीन से आकाश देखने के लिए नहीं बना था, वह आकाश से जमीन देखने के लिए बना था। कभी कभी आकाश में हवाई जहाज गुजरते देखता, मगर वे उसे अच्छे न लगते। ये कैसी उड़ान? आंखों, हाथों, पैरों की तरह उसे लगता कि उड़ान शरीर में शामिल रहनी चाहिए, उड़ान में किसी के साथ की जरूरत ना पड़े। उसे ये सोचकर अच्छा लगता कि चिड़िया अपनी उड़ान में ही अपना आसमान लेकर चलती है। वह चित्र बनाता तो चिड़ियाओं के बनाता। टीचर अक्सर उससे कहती, तुम रोज रोज चिड़ियाओं के ही चित्र बनाते हो। वह कहना चाहता, मगर वह कह ना पाता कि वह रोज अलग अलग चिड़ियाओं के चित्र बनाता है, और कि चिड़िया हैं ही इतनी तरह की। उसे लगता था कि शायद उसके टीचर एक दिन उसे पहचान जाएंगे कि वह एक चिड़िया है। एक रोज अमोल देर तक पापा की दाढ़ी बनाने वाले शीशे में झांक झांक कर देखता रहा, ताकि समझ सके कि उसकी शक किस चिड़िया से मिलती है। शाम को उसने पापा से पूछा, पापा, मैं किस चिड़िया के घोंसले से गिरा था? पापा ने प्यार से हवा में उसे उछाल दिया। एक आध सेकंड वो हवा में रहा आजाद, फिर तेजी से नीचे आया। पापा ने उसे लपक लिया। मुझे पकड़ा क्यों? उड़ने क्यों नहीं दिया? मुझे उड़ना था।
वो नाराज होकर दादी के पास सो गया। वह सोता तो पेट के बल सोता। उसके हाथ और पैर फेलिडेनों की तरह पड़े रहते। उसे अपना शरीर चिड़िया की तरह हल्का लगने लगता। वह बिस्तर के नीचे झांक कर देखता। उसे लगता कि वह हजारों हजार मील की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मोजाइक फर्श के बिखरे छोटे छोटे निशान उसे पहाड़, नदी, शहर की तरह लगते। उड़ते उड़ते उसे नींद आ जाती और वह आसमान में ही सो जाता। उसके घर के बाहर कई ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे। वह अक्सर उड़कर उनके डालियों में जा बैठता। वह उसे अच्छा लगता। पक्षी उससे डरकर दूर बैठते। उसे लगता कि वे उसे पहचानते हैं। इतने बड़े पक्षी से भला वे डरे नहीं तो क्या करें। कभी पिता, कभी माँ, कभी दादी या कोई दोस्त उसे पेड़ पे बैठे देख लेता। वह सोचता कि क्या पता कभी वह पेड़ पर बैठे देख उसे पहचान जाएं कि वह वहां उड़कर गया है। मगर वह यही मान लेते कि वह पेड़ पर चढ़कर गया है। वह उनके लिए पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर आता। एक चिड़िया के लिए पेड़ से पांव पांव चलकर नीचे आना कितना मुश्किल होता है, यह वही जानता था। कहीं वह उड़ने ना चला जाए, इसलिए पिता ने घर की छत पर ताला डाल दिया। यहाँ तक कि स्कूल में भी छत पर उसे जाने की मनाही थी। स्कूल में उसका बिल्कुल मन ही लगता। उसे लगता है कि वह उस जीवन की तैयारी क्यों करे जो उसका है ही नहीं। एक चिड़िया गणित सीख कर क्या करेगी। उसे लगता है कि जीने की तैयारी करके जीना कुछ कम हो जाता है। तैयारी करने का समय जीने से छूट जाता है। उतनी देर के लिए जीने वाला मर जाता है। वह बैठा रहता और उसका मन उड़ता रहता। वह और ऊंचा उड़ने के लिए आंखें बंद कर लेता, मगर वह एक चिड़िया था। आंखें बंद करना उसे अजीब लगता। वह स्कूल के लिए जल्दी निकलता, पर देर से स्कूल पहुंचता। वह रास्तों में उड़ाने देखता रहता। ढेर सारी चिड़ियाओं को गुजरते देखता। उसे लगता वो उसे देखने आई हैं। अब उन्हें पता है कि वो यहाँ है। उसे उम्मीद जगती कि एक दिन चिड़िया उसे यहाँ से ले जाएंगी। वह सोचता रहता कि जब उसका मन चिड़िया का आया है तो पंख क्यों नहीं आए। वह नहाने जाता तो चिड़ियाओं की तरह नहाता। वह कभी कभी पीठ टटोलता कि कहीं पंख तो नहीं आ रहे। इसलिए उसे स्कूल का बस्ता बहुत बुरा लगता। उसे लगता कि पीठ पर कुछ हो तो पंख हो। कभी कभी सोचता कि बस्ते के पीठ पर टंगे रहने से ही पंख नहीं आए हैं, भीतर ही दबे रह गए हैं। छुट्टी के बाद आमोल दोस्तों के साथ देर तक चिड़िया उड़ खेलता रहता। बच्चे बीच बीच में आमोल उड़ कहकर अपनी उंगली उठा देते। जब सब जोर से हंसते और अमोल धीमे से खुश हो जाता। एक दिन पिता ने उसकी कॉपियां देखी। हर कॉपी में, हर किताब में सिर्फ उड़ने के चित्र थे। वे कुछ लिखता तो अक्षर उड़ रहे होते। पिता उस दिन उसे बता रही थी कि कैसे मछलियां पृथ्वी पर आई, मछलियों के बाद दूसरे जीव धरती पर आए, पक्षी हुए, उन्हें उड़ाने आई। तो क्यों ना तुम चिड़िया होने से पहले मछली हो जाओ। पिता को लगा था कि अगर अमोल की रुचि तैरने में हो जाए तो शायद उड़ने का उसका मन डूब जाए। तैरने को कहोगे तो चिड़िया को कैसा लगेगा। अमोल को वैसा ही लगा। मगर चिड़िया का भी एक दिल होता है। वह दिल इंसान से ज्यादा तेज धक धक करता है। वह पिता का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उसने चिड़िया होकर भी तैरना सीखना मंजूर कर लिया। अगले दिन पापा दफ्तर से जल्दी आ गए। उसे स्विमिंग पूल और ट्रेनर से मिलवाने के लिए स्कूटर पर आगे खड़े अमोल के चेहरे से उसे स्विमिंग पूल और ट्रेनर के से मिलवाने के लिए स्कूटर पर आगे खड़े अमोल के चेहरे से हवाएं टकरा टकरा कर जा रही थी। उसने सिर उठाकर पापा को देखा और पूछा, क्या चिड़िया तैर सकती है। लेकिन पापा के हेलमेट से टकरा कर आवाज लौट आई। स्विमिंग पूल में वह पानी के पास बैठा रहता, उसे हथेलियों से उछालता रहता। जब स्विमिंग पूल वाला कहता कि तैरने से ही तैरना आएगा अमोल, वह सुनकर खुश होता। सोचता कि यही तो वो पिता से कहना चाहता है कि उड़ने से ही उड़ना आएगा। एक दिन स्विमिंग पूल में लोग अमोल को ढूंढ रहे थे। भीड़ लगी थी, तरह तरह की बातें हो रही थी। अमोल के पिता तक खबर पहुंची, पर तब तक पक्षी उड़ चुका था। आजकल अमोल के पिता हेलमेट नहीं पहनते। किसी दिन अमोल का एक सवाल इसी हेलमेट में फंस कर रह गया था। पापा, क्या चिड़िया तैर सकती हैं। उस शाम को बहुत दिन हुए। दादी आजकल सामने के पेड़ों पर आई चिड़िया देखती रहती हैं। कभी कभी तो बुलबुल की छोटी सी खजूर नुमा चोटी देखकर खुश हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि किसी दिन एक चोटी दिखेगी जिस पर उनकी लगाई रबड़ होगी। उन्हें मालूम है कि अमोल एक दिन इन्हीं में से किसी एक पेड़ पर आएगा। और अमोल के पिता आजकल ऑफिस से लौटकर किताबों में डूब जाते हैं।
अक्सर किताबों में घुसे-घुसे कुछ नोट्स लेते रहते हैं। उन्होंने एक लिस्ट बना ली है कि कौन-सी चिड़ियाएँ तैर सकती हैं और कौन-सी नहीं। उन्हें पता चला है कि पृथ्वी की 20-30% चिड़िया ही तैर सकती हैं और उनका अमोल बाकी 70% में से था। शुक्रिया। कहानी यहीं पर खत्म हुई। थैंक यू हीना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रुकेंगे और बाकी के साथी जो इस अ, चिड़िया उड़ कहानी पर अपने विचार साझा करना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। जी नुपुर जी। हिना जी, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, बहुत दिल को छू गई। थोड़ा-सा शुरुआत में लग रहा था कि शायद हल्की-फुल्की होगी, हम भी चिड़िया की तरह उड़ सकेंगे, बट हाँ, अंत थोड़ा भारी था पर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को छू गई। बस ऐसे ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ चुनते रहिए, हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू नुपुर जी। अर्पणा जी। शुक्रिया हिना जी, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई और बहुत अच्छे तरीके से सुनाई। एक दिन आप बहुत सहज होकर आप अच्छे से सुना रही थी। अच्छा लगा सुन के, लेकिन कहानी सुनने के बाद ना कुछ देर ऐसे खामोश बैठने का मन था कि हुआ क्या? और जैसे कई तरह से हम रिलेट कर पाते हैं ना चीज़ों को, कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो जाती हैं लाइफ में। हम एक 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 सपने लेके चलते हैं, फिर किस तरह से चीज़ें खत्म होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के, पर एकदम मन भारी भी हो गया। जैसे मैम ने कहा, तो कुछ इस तरह की कहानी थी। बाकी शुक्रिया आपका ये कहानी हमें सुनाने के लिए। थैंक यू अर्पणा जी। कई साथियों ने चैट बॉक्स में अपनी बात रखी है। स्वाति जी ने कहा बहुत सुंदर प्रस्तुति, शुक्रिया। प्रमोद जी ने बेहद सुंदर कहानी है और बहुत सुंदर ढंग से सुनाया गया है। राज जी का कहना है उम्दा कहानी। विजय लक्ष्मी जी हार्ट टचिंग कह रही हैं। शिवानी बजाज जी कुछ कहानियां खामोश कर देती हैं हर बार। शुक्रिया हिना इसे चुनने के लिए। शुक्रिया शिवानी जी। दिलबाग जी का कमेंट है स्वतंत्रता किसी को पसंद नहीं, चाहे अमोल हो या पक्षी। बहुत अच्छी व सारगर्भित कहानी रही। हिना जी धन्यवाद। पीछे मस्जिद से आती अजान भी बहुत अच्छी लग रही, मन को छू लिया। धन्यवाद दिलबाग जी। जी जी मधु जी। साथियों नमस्कार। सबसे पहले मैं पारुल जी की कहानी पे कुछ कहना चाहूंगी। आपकी छोटी लड़की बहुत ही जो अभिव्यक्ति का माध्यम था पारुल जी का, वो दूसरे साथी भी बता रहे हैं। और उनकी कहानी के साथ साथ बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे हम चलचित्र के ऊपर ये कहानी देख रहे हैं। वो बड़े अंदाज में, बड़े शब्दों में और हाव भाव से कहानी कह रही थी, तो सुनने वाले को मतलब आलस भी नहीं आ सकता और बहुत ध्यान से हम सुनते हैं जब इस तरह की कहानी कहते हैं। और दूसरा, इसमें एक छोटी लड़की है जिसके ऊपर फोकस किया है, वो अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितनी ज्यादा तन्मयता से वो काम को करती है। एक छोटी बच्ची के साथ जो है थोड़ा सा अन्याय भी परिवार कर रहा है कि एक काम का बोझ जो है उसके ऊपर लगा रखा है। तो ये अंतर्भेद कि बड़ी बहन को थोड़ा सा आगे रखना और छोटी को थोड़ा सा पीछे रखना, ये अंतर्द्वंद भी हमें दिखाता है कि एक परिवार में भी जो है ये चीजें चलती हैं और इस अंतर को जो है बच्चे समझते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी पारुल जी ने चयन की है, मन को छू गई है और बहुत अच्छा लगा जो है। दूसरी कहानी अर्पणा जी की है। जैसे विमल जी बता रहे थे कि मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं
अपनी बात बताऊं कि अर्पणा जी की कहानी को सुनते सुनते मैं अपने बचपन को याद कर रही थी। इस कहानी में पतंग जो है, एक तो जो है पतंग के लिए जगह बहुत चाहिए। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं भी बहुत पतंग उड़ाती थी। और ये देखो कि पतंग उड़ाने में बच्चे का ध्यान तो ऊपर होता है कि पतंग जैसे ही कटेगी हम उसको जो है पकड़ेंगे, दूसरी तरफ हम भागते हैं। तो जब हम छोटे थे तो जगह बहुत खुली थी। अब जो है जनसंख्या बढ़ गई तो जगह नहीं है। और बहुत ही दिल को छूने वाली, बहुत बचपन को याद करवाने वाली ये कहानी है। अर्पणा जी का तहे दिल से जो है मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी कहानियां भी हम चयन करते हैं कि हम अपने बचपन में खो जाते हैं। और उस समय जो है पैसों का भी अभाव था, संयुक्त परिवार था, तो हम कागज का पेज लेके और जो झाड़ू होती है उसकी सीख से जो है पतंग बनाती थी। हम 3-4 बहन थी तो हम बैठ जाती थी, इतने पैसे नहीं थे। तो वो बचपन के साथ जो एक तारतम्य बनता है कहानी का, वो बखूबी जो है कुछ न कुछ जो है हमें देता है। तो बहुत ही अच्छी है, संवेदनशील है। और महमूद का जो है आखिर में जो निराशावाद होना है, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है कि कहीं कहीं निराशा भी कहानियों में चलती है। तीसरा जो है हीना जी है, चिड़िया उड जो है, इसमें और भी जो है आजादी की अभिव्यक्ति का इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है। हर इंसान अपनी पहचान भी चाहता है और पहचान के साथ साथ आजादी चाहता है। चिड़िया को आमूल बना दिया है, लेकिन वो उसकी जो है संवेदनाएं जो है, उसका जो मन है वो वैसा ही है कि जैसा उसका जो है होना चाहिए। तो ये कहानी भी जो है अपने आप में बहुत ही अच्छी है। और दिलबाग जी ने भी जैसे कहा कि कहानी के साथ साथ जैसे ही अजान शुरू हुई तो एक दिमाग में एक सवाल आता है, तो वो काफी अच्छा लगा। और छोटी छोटी कहानियां ऐसे ही हम सुनते हैं और समझते हैं तो काफी अच्छा लगता है। तीनों साथियों ने जो है मन को छू लिया, बहुत ही बेहतर कहानियां जो है उन्होंने चुनी है। और हमें जो है ऐसे ही नई नई कहानियां चुनते हुए जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी कहानियां जो है हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। तो धन्यवाद तीनों बहनों का। जी धन्यवाद मधु जी। तो अभी आसरा का हैंड रेज है। आसरा, आप अपनी बात रखिए। थैंक यू विमल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मुझे याद है मैंने सबसे पहले हिना जी की कहानी जो सुनी थी वो चीख थी, और आज मैंने एक चिड़िया सुनी। तो मैं चीख सुन के तो बहुत मतलब अच्छा लगा था, मगर आज मैं बहुत इमोशनल हो गई। मतलब बहुत अच्छे से आपने मतलब उसको सुनाया। आपका कहने का जो तरीका है वो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आसरा। हमारे चैट बॉक्स में भी कुछ लोगों के कमेंट हैं। मंजीत जी शायद पहली बार जुड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप काफ़ी कोशिश कर रही हैं। हिताक्षी जी ने धन्यवाद व्यक्त किया है। नितिन जी ने कहा पहली बार इस सेशन से जुड़ रहे हैं और बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। प्रमोद जी ने अपना कमेंट दिया है। पारुल जी ने कहा बहुत अच्छी कहानी थी, सुपर स्टोरी सिलेक्शन। पूनम जी का कमेंट है, ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ द स्टोरी, वाज वेरी इमोशनल। तो धन्यवाद एक बार फिर से हिना आपका, बेहद सुंदर तरीके से एक इमोशनल कहानी को हम सभी के साथ साझा करने के लिए। अगर अभी